हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया था, आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में। तो वही पार्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब जो आपका पार्ट बचा हुआ था, मतलब पेनिनसुला इंडिया, प्राद्वीपीय भारत जो है, वो वाला हिस्सा, सेंट्रल हाईलैंड्स वाला हिस्सा जो है, ये सब बचा हुआ था, जिसमें आपके छोटे छोटे प्लेट्यूज आ जाएंगे और आपके जो हिमालयस के अलावा जो माउंटेन पीक्स हैं वो सारे इस हम वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आपका शुरू करते हैं। अब देखो, पेनिनसुला इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पेनिनसुला इंडिया या आपका नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड जो करता है, वो जो माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज हम बोलते हैं किसे, आपका विंध्याचल रेंज को, है ना। इधर आप देखते होगे ना विंध्या रेंज, ये आपको विंध्याचल रेंज दिखा रखा है। यही विंध्या रेंज जो है ना, यही विंध्या रेंज जो है, वो आपका देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है पूरा। ये विंध्या रेंज जो है, ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है। तो याद रखना, अगर आपसे सेंट्रल हाईलैंड में, या अगर आपसे पूछता है कि वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है, तो आंसर क्या होगा, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब देखो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं। हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री में आप मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी राजाओं के मैप देखोगे, या एंशियंट हिस्ट्री में भी आप जाओगे, तो भी जितने भी राजाओं के मैप देखोगे ना, वो इससे ऊपर ही आपका कंट्रोल करेंगे, है ना। इससे नीचे वाले हिस्से पे बहुत कम राजा थे जिन्होंने कंट्रोल किया था। रीजन क्या था कि ये माउंटेन रेंज को जब क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, तो आपको क्रॉस करने में टाइम लगेगा, क्रॉस करने में एफर्ट लगेंगे, और वो इतना इजीली क्रॉस नहीं हो जाएगा। इस वजह से नॉर्थ और साउथ की जो आपकी ज्योग्राफी होती है, नॉर्थ और साउथ का जो कल्चर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सी चीज़ें आपका डिसकॉन्टिन्यू होती हैं, है ना। चलो वापस आते हैं। तो ये जो विंध्याचल रेंज है ना, आपको विंध्याचल रेंज आपको दिख रहा है, कौन कौन से राज्यों में अगर आपका जाएगी है, भाई इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर राजस्थान का कुछ पोर्शन हो जाएगा, कुछ छोटा सा पोर्शन राजस्थान का, कुछ पोर्शन शायद आपका गुजरात का आ जाए, वैसे तो मेजरली नहीं आएगा। मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन आ गया, यूपी का कुछ पोर्शन आ जाएगा, है ना। यूपी के अलावा ये किधर तक चली जाएगी, आपके झारखंड वारखंड तक ये आपका एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। तो ये आपका विंध्याचल रेंज उत्तर प्रदेश में मिलती है, हाँ सर, विंध्याचल रेंज उत्तर प्रदेश में मिलती है। उत्तर प्रदेश में विंध्याचल रेंज को हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैमूर रेंज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विंध्याचल रेंज को हम उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होगा, कैमूर पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ियां मिलती हैं वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, तो आपको ऑप्शन में या तो कैमूर दे रखा होगा, या फिर आपको ऑप्शन में विंध्याचल दे रखा होगा। आपने सुना होगा, एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं, बेलन घाटी की सभ्यता आपने सुना होगा, बेलन घाटी सुना होगा आपने। वो बेलन घाटी जो थी ना, वो बेलन घाटी कैमूर रेंज के पास वाला ही हिस्सा थी, ठीक है। तो हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश में भी विंध्याचल रेंज मिलते हैं, किस नाम से, कैमूर। झारखंड में भी विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक्सटेंडेड पार्ट मिलता है, विस्तृत आपका पर्वत श्रृंखला मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, राजमहल हिल्स के नाम से जानते हैं, राजमहल पर्वत श्रृंखला के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। तो याद रखना, इसके अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, सर इसके नाम हो सकते हैं राजमहल हिल्स जो झारखंड में होगा, इसके नाम हो सकते हैं कैमूर हिल्स जो आपका उत्तर प्रदेश में होगा, और विंध्याचल रेंज तो यहाँ पे दे ही रखी है। तो विंध्याचल रेंज आपका उत्तर भारत को दक्षिण भारत से डिवाइड करती है। अब देखो विंध्याचल रेंज जो बनी, है ना, रिफ्ट बोलते हैं हम लोग, है ना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आपका एक, मतलब जब आपका पूरा एक प्लेन होता है ना, वो प्लेन आपका धीमे धीमे अलग होने लगता है, अलग होने लगता है ना। तो वो जब अलग होता है, उसकी वजह से कुछ हिस्सा जो है वो धंस जाता है, या कुछ हिस्सा जो है वो उठ जाता है। क्रैक जैसे आता है ना, कोई चीज़ टूटती है ना, तो ऐसे ही आपका इंडिया का कुछ पोर्शन टूटना शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे अभी अफ्रीका में ये पोर्शन चल रहा है, अफ्रीका में आप देखोगे, अफ्रीकन रिफ्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि अफ्रीका का कुछ पोर्शन टूट रहा है। ऐसे ही इंडिया में बहुत साल पहले ये पोर्शन टूटना शुरू हुआ था, लेकिन ये वहीं के वहीं रुक गया।
अब क्यों टूटना शुरू हुआ था, क्यों रुक गया, ये चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, ना हमारे एग्जाम में आएगा। बट हाँ, विंध्या रेंज जो बना वो कुछ हिस्सा अलग होने की वजह से बना, टूटने की वजह से बना, जिसकी वजह से ये किस तरीके की पर्वत श्रृंखला है, ये ब्लॉक माउंटेन है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जैसे मैंने बताया था हिमालय फोल्ड माउंटेन था, हिमालय क्या था, मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी, ये क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन होगा। ठीक है, अब देखो ब्लॉक माउंटेन है, अब इसके बराबर बराबर में यही सतपुरा हिल है ना। सतपुरा भी कई नामों से जानते हैं हम, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, सतपुरा हिल्स, है ना। यही आपका रामगढ़ हिल्स, ये जो आपका ये सतपुरा है, ये इसके पैरेलल समांतर है। तो जब दो ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं तो उनके बीच में जो घाटी बनती है ना, उसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। और उसी रिफ्ट वैली में जो एक नदी बहती है, वो नदी कौन सी है, वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चलो विंध्याचल रेंज के कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। विंध्याचल रेंज जो है ना, वहाँ पे लाइम वगैरह मिलता है, लाइम जो आपका एक केमिकल होता है, लाइम जो आपका एक मिनरल होता है वो मिलता है। विंध्याचल रेंज जो है वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो है वो आपका आइडल सिचुएशन मिलती है, एक अच्छी स्थिति मिलती है सीमेंट की फैक्ट्री के लिए विंध्याचल रेंज के आसपास। इसी वजह से भारत में सीमेंट का जो उत्पादन होगा, वो उत्पादन जो होगा वो कहाँ होगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास होगा। ठीक है, तो सीमेंट की फैक्ट्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगी। अब पूछिए जाए कि भैया विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको झारखंड में, राजमहल पर्वत श्रृंखला में मिलेगी। नाम क्या होगा, पारसनाथ नाम होगा। ठीक है, पारसनाथ होगा, 1370 मीटर की ऊंचाई मिलेगी, जो पारसनाथ की होगी, जो राजमहल हिल्स झारखंड में आपको मिलती है। और अगर मैं बात करूं, मैं छोड़ दूं कि भाई राजमहल हिल्स को अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ ये मेन जो विंध्याचल रेंज है इसकी बात करूं, इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करूं, तो गुडविल पीक, जिसे सद्भावना शिखर के नाम से भी हम जानते हैं, वो आपका इस वाले विंध्याचल की जो होगी सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, वैसे तो हम पारसनाथ याद रखेंगे, आंसर में पारसनाथ आएगा। पारसनाथ नहीं होगा, या दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो गुडविल पीक, सद्भावना शिखर के नाम से हम उसे जानते हैं। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भाई सद्भावना शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आंसर क्या होगा, विंध्याचल का। कौन से राज्य में है सद्भावना शिखर, तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में है सद्भावना शिखर। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे, अभी मैं स्लाइड दिखा दूंगा, वहां पे ये पॉइंट्स लिखे हुए होंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। एक और पर्वत श्रृंखला हम देखते हैं, यह है देखो सतपुरा, है ना। ये विंध्याचल के पैरेलल ही है, समांतर ही है आपका लगभग, ये सतपुरा हिल्स, है ना, सतपुरा पर्वत श्रृंखला। ये भी क्या है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है, ये भी आपका जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे नदी बहती है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे नदी बहती है, वो नदी का नाम क्या है, वो नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी। ये जो मैंने येलो वाला पूरा पोर्शन बनाया ना, सॉरी येलो कह रहा हूँ मैं, ये जो मैंने ब्लू वाला पूरा पोर्शन बनाया ना, यहाँ पे जो नदी बहती है वो नदी का नाम क्या है आपका, नर्मदा नदी। यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है आपका, नर्मदा नदी है, जो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। तो मतलब भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली बनाते हैं। सर कौन कौन से पर्वत हैं जो रिफ्ट वैली बनाते हैं, विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल के समांतर कौन सा पर्वत है, सर विंध्याचल के समांतर या पैरेलल जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है आपकी, सतपुरा है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, अब सतपुरा में देखो, जैसे यहाँ पे था विंध्याचल को कैमूर रेंज के नाम से जानते थे हम, कहाँ पे, यूपी में। ऐसे ही इस सतपुरा पर्वत श्रृंखला की दो छोटी छोटी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना, सतपुरा का हिस्सा है, सतपुरा का पार्ट है आपका। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, एक है आपका महादेव हिल्स और दूसरी है आपका मैकाल हिल्स। एक है आपका महादेव हिल्स और दूसरी है आपका मैकाल हिल्स। ये महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं कि देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका, धूपगढ़। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंज क्या है आपका, धूपगढ़, है ना। और धूपगढ़ के पास में ही है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपका सतपुरा पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है।
सतपुरा माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है आपका। तो कौन आपका महादेव हिल्स, महादेव हिल्स में है आपका धूपगढ़, और धूपगढ़ को हम बोलते हैं, या पंचमढ़ी को जो मैंने बोला एक हिल स्टेशन है आपका इस पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है, सतपुरा की रानी बोला जाता है किसे, पंचमढ़ी को। तो याद रखेंगे सतपुरा की रानी क्वीन ऑफ सतपुरा किसे बोला जाता है, पंचमढ़ी को, है ना। कौन सी पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल सतपुरा के कौन से हिस्से में है वो, महादेव हिल्स के पास है, धूपगढ़ के पास है आपका, है ना। जो धूपगढ़ जो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है किसकी, सतपुरा की। और यहीं पे सतपुरा में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे फेमस जो पीक है वो है अमरकंटक। तो क्या है, अमरकंटक पर्वत, है ना। 1050 के करीब है, 1050 मीटर की ऊंचाई है अमरकंटक की। सर फेमस क्यों है, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। अमरकंटक के दक्षिण की तरफ से नदी निकलती है, साउथ की तरफ से जो रिवर निकलती है वो है ताप्ती रिवर। अमरकंटक से एक जो दूसरी नदी निकलती है वो है नर्मदा रिवर, है ना। और अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है जो गंगा में जाके मिल जाती है पटना के आसपास, वो है सोन नदी। तो ये 3 नदियां हैं जो निकलती हैं कहाँ से, अमरकंटक से। तो इस वजह से अमरकंटक फेमस है, सतपुरा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। या फिर मैं बोलूँ आपका जो वो है 3 नदियों का उद्गम जो होता है ना, ओरिजिन ऑफ 3 रिवर्स, कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और सोन रिवर का जो ओरिजिन या उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। ऊंचाई 1050 मीटर है जो पार्ट है किसका, आपका सतपुरा का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। एक जनजाति पूछ ली जाए तो भील जनजाति वगैरह इधर होती है, गौंड जनजाति आपने सुना होगा वो, है ना। गौंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत भारत की बहुत प्राचीन जनजाति है ना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपका वो है ट्राइब है इंडिया का, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 पर्वत श्रृंखला देखे, इनकी सबसे ऊंची चोटियां देखी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसी चीज़ को देखो यहाँ पे जो है वो पॉइंट फॉर्म में लिख दिया कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करती है, ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली बनाती है, सीमेंट के लिए फेमस है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है आपका, पारसनाथ है, 1370 मीटर है। अब देखो यहाँ पे सीमेंट के लिए, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा वो शहर है, कौन सा सिटी है जो आपका सीमेंट के लिए फेमस है, अगर आपसे पूछा जाए ना भाई ये आपका पर्वत श्रृंखलाओं में तो विंध्याचल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिटी है जो इंडिया में सीमेंट के लिए फेमस है, तो याद रखना सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर किसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए। इसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए, ठीक है। तो इंडिया में सीमेंट के लिए जो फेमस है वो क्या है आपका, सवाई माधवपुर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास पड़ेगा सवाई माधवपुर जो है। कोटा, अगर आप दिल्ली से कोटा की तरफ जाओगे तो बीच में आपको जो स्टेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा सवाई माधवपुर, राजस्थान में लगेगा ये शायद, सवाई माधवपुर, है ना। तो चलो हम लोग ये याद रखेंगे, ये सारा हमने देखा। उसके बाद आपने सतपुरा हिल्स का देखा, है ना। ब्लॉक माउंटेन है, ब्रंश घाटी बनाती है जहाँ से आपका नर्मदा नदी बहती है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ है जो आपका 1350 मीटर है। दूसरी हाईएस्ट पीक अमरकंटक दे रखी है, 1050 मीटर दे रखी है। और अमरकंटक से आपका कुछ नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। और इसी सतपुरा में क्या है आपका, सतपुरा में है पंचमढ़ी, इसी सतपुरा का हिस्सा है पंचमढ़ी, जिसे क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है ना। और एक जो पॉइंट क्या याद रखेंगे, मैकाल हिल्स जो है, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो सतपुरा का ही हिस्सा है, वहां से निकलता है अमरकंटक, है ना। जो मैकाल हिल्स है उसका हिस्सा है अमरकंटक। और महादेव हिल्स जो सतपुरा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, सतपुरा माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, उसमें आपको देखने को क्या मिलता है, उसमें आप देखने को मिलता है आपको धूपगढ़। तो धूपगढ़ महादेव हिल्स में देखने को मिलेगा, और जो आपका अमरकंटक है वो मैकाल रेंज, मैकाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मिलेगा आपको, है ना। बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, लेकिन याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगली पर्वत श्रृंखला, अगली माउंटेन रेंज देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज दिख रही है जो आपका लगभग लगभग इधर से शुरू हो रही है ना, गुजरात के मांडव से शुरू हो रही है, और यहाँ पे आपकी राजस्थान होते हुए और ये आपका दिल्ली तक आएगी। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, तो गुजरात से शुरू हो रही है, राजस्थान होते हुए आपका दिल्ली तक आएगी। ये पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम या दुनिया की सबसे प्राचीनतमों में से एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? अरावली रेंज, है ना। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आता है, या इंडिया की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो क्या है आपका? अरावली रेंज। लगभग 700 से 800 किलोमीटर है, गुजरात में, दिल्ली में और आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलती है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं देखता हूँ अरावली से रिलेटेड जो हैं। भाई अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अगर आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गुरु शिखर। 1733 है या 1732 मीटर की ऊंचाई है गुरु शिखर की, है ना। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर के पास में ही, गुरु शिखर से थोड़ा सा दूर आपका है एक माउंटेन जिसका नाम क्या है? माउंट आबू, है ना। गुरु शिखर के पास में ही आपका, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है उसके पास में ही आपका एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू का बहुत फेमस रहा है। माउंट आबू जो है वो शिमला बोला जाता है राजस्थान का। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का शिमला क्या है, तो आंसर क्या है? माउंट आबू। उदयपुर के पास ही है माउंट आबू। माउंट आबू में कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं, दिलवारे टेम्पल्स जो बने हुए हैं कहाँ पे? माउंट आबू में बने हुए हैं दिलवारे टेम्पल्स। नक्की लेक जो है ना, नक्की झील जो है वो कहाँ है सर? वो माउंट आबू में सिचुएटेड है। तो कुछ जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, दिलवारे टेम्पल्स बने हुए हैं, कुछ आपके जो है माउंट आबू में लेक्स वगैरह जो है, एक अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है इस वजह से। और ऊंचाई पे है तो थोड़ा ठंडा रहता होगा, राजस्थान जैसी जगह पे एक ठंडा एरिया मिलता होगा, इस वजह से माउंट आबू को बोला भी किया जाता है शिमला ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है आपका। ठीक है, तो अरावली रेंज हमने क्या देखा? अरावली रेंज, और अच्छा इसकी वो डायरेक्शन याद रखना, है ना, इनकी डायरेक्शंस वगैरह याद रखना, क्योंकि जब हम आपका मॉनसून पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है। उसका एक रीज़न या उसका एक कारण क्या है आपका? अरावली पर्वत श्रृंखला भी है जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। मॉनसून पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, बहुत ढंग से समझेंगे, इस वजह से वो याद रखना। ठीक है, अभी तो ये यहाँ पे देख लेते हैं हम आपका। चलो अरावली रेंज हो गया। अरावली रेंज में आप देखो, एक पॉइंट तो मैंने आपको क्या बता दिया? हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, है ना, माउंट आबू बता दिया आपको। एक चीज़ और याद रखना, ये दिल्ली तक आती है। सर दिल्ली में पहाड़ियाँ हैं? हाँ बेटा, दिल्ली में पहाड़ियाँ हैं। सर अरावली पर्वत श्रृंखला को, अरावली माउंटेन रेंज को हम दिल्ली में किस नाम से जानते हैं, है ना। तो बेटा आपका क्वेश्चन जो है कि हम अरावली माउंटेन रेंज को, पर्वत श्रृंखला को दिल्ली में किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होता है सर? रायसेन हिल्स, है ना, रायसेन हिल्स। देखो किस नाम से जानते हैं? रायसेन, रायसेन हिल्स, रायसेन हिल्स के नाम से जानते हैं। रायसेन पर्वत श्रृंखला के नाम से हम जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली में। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस जो बना हुआ है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे या कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, कौन से पर्वत पे बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा? रायसेन हिल्स पे। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बार बार आता है। आंसर में ऑप्शन में अरावली नहीं दे रखा होता, आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है, वो कौन सी पहाड़ी या कौन सी पर्वत पे बना हुआ है ना। तो आंसर क्या होता है? रायसेन की पहाड़ी पे, रायसेन पर्वत पे बना हुआ है आपका क्या? राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है ना। तो याद रखना ये आपको राष्ट्रपति भवन मिलता है कहाँ पे? अरावली हिल्स में। ये अरावली हिल्स आपका लगभग 700-800 किलोमीटर ये लंबी है, और ये जो है वो आपका दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दुनिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपका क्या? अरावली। ठीक है, दे भी रखा है दुनिया की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो 1722 मीटर है, जो क्या है? गुरु शिखर, माउंट आबू शिमला ऑफ राजस्थान बोला जाता है।
दिलवारे जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, नक्की झील है, और आपका दिल्ली में जो है, मैं नाम है राइसन हिल्स बताया, वो है। अगर देखो मैप देखें तो यहाँ पे एक शहर दिख रहा है आपको, उदयपुर, बहुत एक फेमस सिटी है आपका, कौन सा, उदयपुर, है ना, एक बहुत फेमस सिटी है उदयपुर। और उदयपुर जो है आपका, उदयपुर के पास ही देखो, उदयपुर से यहाँ पे मैप क्योंकि जूम हो रखा है इस वजह से आपको ज़्यादा दूर दिखेगा, नहीं तो उदयपुर से थोड़ा सा दूर ही है आपका माउंट आबू। कभी घूमने जाना, है ना, अगर आप बेटा देखो घूमने जाओगे ना तो आपको ज्योग्राफी बहुत ढंग से समझ में आएगी, दिखेगी ज्योग्राफी और मज़ा आएगा घूमने में, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, और जब आप घूमने जाते हो आप ज्योग्राफी को समझते हो, देखते हो, आपको बहुत मज़ा आता है। तो इंडिया में ही आपको ऐसे ऐसे लोकेशंस देखने को मिलेंगे जो आप फॉरेन में जाके भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो मेरी बात मानना, घूमने जाना, घूमने जाओगे, नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन कौन सा मिलेगा, उदयपुर का मिलेगा। उदयपुर से आप जो है वो बाय बस या बाय रोड जो है वो आप जा सकते हो माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू को ही अगर देखो मैं जूम कर देता हूँ, है ना, माउंट आबू को अगर मैं जूम कर देता हूँ तो देखो माउंट आबू में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नक्की लेक। माउंट आबू में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नक्की लेक देखने को मिल रही है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, टोडा रॉक भी दिख रहे हो, है ना, टोड रॉक। उसके बाद यहाँ पे दिलवारे टेम्पल्स भी देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद कुछ और लेक्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो पूछी जाती हैं। दिलवारे टेम्पल्स कौन से धर्म को समर्पित हैं, सर जैन धर्म को समर्पित हैं, या आपके जैन रिलीजन से रिलेटेड हैं दिलवारे टेम्पल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी। चलो अब कुछ चीज़ें और देखते हैं, है ना, कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं आपका। अब हम आते हैं इंडिया के सदर्न पार्ट पे, पेनिनसुला पार्ट पे, है ना। ये तो अभी हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिवीजन विंध्याचल सतपुरा देखा। अब आते हैं हम नॉर्थ साउथ इंडिया पे, है ना। अब देखो इंडिया के पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, मैंने बताया भी था एक पर्वत श्रृंखला है, एक पूरी पर्वत श्रृंखला है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आती है, जिसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। और एक पर्वत श्रृंखला इधर से आती है, ये टूटी टूटी है, ये टूटी टूटी सी है, और ये आती है जो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है, भारत के पूर्वी तट पे है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर इसे हम नाम से जानते हैं ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट होता है आपका। ईस्टर्न घाट ईस्टर्न तट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट पर, है ना, पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे। तो पूर्वी तट पे पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पे पश्चिमी घाट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इनके बारे में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनता। पहले हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। वेस्टर्न घाट आपको लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये लगातार हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे रखे हैं। वेस्टर्न घाट में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे रखे हैं, है ना। और ईस्टर्न घाट में आपको लगातार जो है वो गैप दे रखे हैं, बीच बीच में गैप दे रखे हैं। गैप क्यों दे रखे हैं, जब आप ढंग से ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको इंडिया का स्लोप मालूम पड़ता है, और आपको मालूम पड़ता है कि इंडिया का स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ है, इंडिया ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है ना। स्लोप इंडिया का ईस्ट की तरफ थोड़ा सा डाउन है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ निकल के वो कहाँ जाके ख़त्म होती हैं, ईस्टर्न घाट पे जा जाके वो ख़त्म होती हैं, है ना। नदियाँ किधर से निकलती हैं, वेस्ट की तरफ, और वो फ्लो किधर करती हैं, ईस्ट की तरफ। वाटर डिवाइड करके एक टर्म अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको इंडिया का वाटर डिवाइड कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो मैंने क्या बोला, इंडिया का वाटर डिवाइड, या फिर आप स्लोप से ही याद रखो कि भैया इंडिया का जो स्लोप है ना वो ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है। इस वजह से जितनी भी नदियां भारत में निकलती हैं, ज़्यादातर नदियां, देखो सारी नदी नहीं बोल रहा, नर्मदा ताप्ती जो है वो पश्चिम की तरफ भी बहती है, लेकिन ज़्यादातर नदियां जो बहती हैं वो किस तरफ बहती हैं, पूरब की तरफ। अब जब पूरब की तरफ नदी बहेगी तो यहाँ चट्टानों से टकराएगी, पत्थरों से टकराएगी, उसे तोड़ देगी, क्योंकि नदी को रास्ता बनाना है, तो वो तोड़ के आपका निकल जाती है किधर, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इस वजह से वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट जो है वो आपका लगातार नहीं है, उसमें बीच बीच में आपको गैप देखने को मिलता है। और वेस्टर्न घाट जो है वो आपको लगातार देखने को मिलते हैं, उनमें बीच में गैप देखने को आपको नहीं मिलता है। ये चीज़ें समझ में आई। चलो अब देखो वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ चीज़ें और भी समझना। अच्छा एक पॉइंट और समझो, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो मिल जाते हैं वो मिल कहाँ जाते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर आकर मिलते हैं, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और देखो। ये जो वेस्टर्न घाट हैं, ये जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पे इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाटों की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करोगे तो पश्चिमी घाट की हाइट जो है ना, हाइट जो है वो आपका इंक्रीज होती जाएगी, है ना, इनकी ऊंचाई जो है वो आपका बढ़ती हुई चली जाएगी। इनकी ऊंचाई जो है वो क्या होगा, आपका हाइट जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। जब आप नॉर्थ से साउथवर्ड जो है वो मूव करोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये कौन कौन से राज्यों में है, महाराष्ट्र से शुरू हो जाते हैं, गुजरात का कुछ हिस्सा बोल सकते हो, नहीं तो महाराष्ट्र से शुरू हो जाते हैं, दमन से शुरू हो जाते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र के बाद गोवा का कुछ हिस्सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा और आपका कर्नाटका आ जाएगा। लगभग 4 राज्य हो जाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला वाला राज्य। तो पूछा जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटियां किधर होंगी, तो आंसर क्या होगा? सर दक्षिण की ओर जाने पे। तो दक्षिण की ओर क्या पड़ेगा भैया? दक्षिण की ओर पड़ेगा केरला। तो सबसे ऊंची चोटी जो इसकी मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? केरला में मिलेंगी, है ना। ये आपको समझ में आया ना, क्योंकि साउथवर्ड मूव कर रहे हैं तो हाइट बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है ना, वेस्टर्न घाट जो हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लगभग आपको 2 3 4 नामों से ये मिल जाएंगे, 2 3 4 नामों से आपको ये मिल जाएंगे। आप जाओगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपने एक गाना सुना था ना, आमिर खान का गाना आया था, आती क्या खंडाला, है ना। आधे लोगों ने तो वो गाना ये गलत गाना शुरू कर दिया था, वो बोलते थे हाथी का खंडाला। बेटा हाथी का खंडाला नहीं था, वो हाथी नहीं है, हाथी नहीं बोला था उसने, उसने बोला था आती, आती, आती क्या? खंडाला, खंडाला। और ये खंडाला क्या है? सर ये खंडाला एक माउंटेन है। खंडाला जो है एक पिकनिक स्पॉट है, खंडाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? सर वेस्टर्न घाट पे सिचुएटेड है खंडाला। ठीक है, और ये जो खंडाला है वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में हम किस नाम से जानते हैं? सर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में हम वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानेंगे? सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री, और सह्याद्री ही आपका है जिसमें खंडाला आपका एक माउंटेन कह सकते हो, एक टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हो। ये खंडाला पर्वत जो है, खंडाला पर्वत श्रृंखला जो है या पर्वत जो है वो कहाँ पर है? सर वो सह्याद्री में है। सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट का आपका हिस्सा है, आपका सह्याद्री। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे कर्नाटका, कर्नाटका में आपको नीलगिरी मिलेगा। तो कर्नाटका, नीलगिरी वैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में ही है। अगर आपसे पूछा जाए ना नीलगिरी किस में आता है, सर नीलगिरी कर्नाटका में भी आता है, केरला में भी आता है और आपका तमिलनाडु में भी आता है, तीनों राज्यों में आता है आपका नीलगिरी। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ आके मिलते हैं? नीलगिरी में। ठीक है, चलो नीलगिरी का एक टूरिस्ट स्पॉट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नीलगिरी का, ऊटी। आप सभी लोगों ने सुना होगा ऊटी, ऊटी नहीं सुना तो बेटा सुन लेना, बहुत पॉपुलर है आपका ऊटी। ऊटी कहाँ स्थित है? सर नीलगिरी में स्थित है आपका ऊटी। ठीक है, एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। यहीं ऊटी के पास या नीलगिरी में ही है आपका साइलेंट वैली, शांत घाटी। नीलगिरी में ही है आपका क्या? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है वो भी कहाँ है आपका? नीलगिरी में। फूलों की घाटी कहाँ था? वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी में। तभी मैंने बताया था कि नीलगिरी में होगा आपका साइलेंट वैली। याद रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? नीलगिरी में सिचुएटेड है। समझ में आया? चलो और चीज़ देखो, यहाँ पे एक जनजाति मिलती है, नीलगिरी में एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम क्या है? टोडा ट्राइब। नीलगिरी में एक जनजाति मिलती है जिसका नाम क्या है? टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति। ये जो टोडा जनजाति है ना, ये टोडा जनजाति पॉली एंड्री के लिए,
बहुपति प्रथा के लिए प्रचलित है। आपने बहुपत्नी प्रथा सुना होगा, है ना, मल्टीपल वाइफ्स वाला सिस्टम सुना होगा, पॉली आपने गैमी सुना होगा, है ना, इंडिया में कई जगह होती है। लेकिन पॉली एंड्री, बहुपति प्रथा, जहाँ पे फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ करती हैं, उनके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, वो क्या है, बहुपति प्रथा। वो है आपका पॉली एंड्री, जो आपकी टोडा जनजाति में प्रचलित है, जो नीलगिरी के आसपास आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता आपकी ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है नीलगिरी वाला एरिया आपका, है ना, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है आपका नीलगिरी वाला एरिया। और यहाँ पे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, भारत का पहला जैव मंडल जो घोषित किया गया, वो 1986 में घोषित किया गया, किसे, नीलगिरी को। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है और मैंने उसमें बताया है कि नीलगिरी जो है उसका नाम कौन से फूलों पर रखा गया है। ठीक है, और आप ये कमेंट करके मुझे बताना, है ना, आप वो शॉर्ट ढूंढना, आपको मिल जाएगा, और आप वो कमेंट करके बताना कि नीलगिरी जो है वो कौन से फूलों पे आपका इसका नाम रखा गया है, या उन फूलों का कलर कौन सा होता है, कौन से कलर के वो फूल होते हैं जिन पे नीलगिरी का नाम रखा गया है। आप चेक करना, आपको मिल जाएगा, है ना। तो नीलगिरी जो है वो 1986 में भारत का पहला जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका घोषित किया गया, कहाँ पे, नीलगिरी में, है ना। तो ये नीलगिरी से रिलेटेड हम इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी रिच वाला एरिया। फिर देखो, एक तो नाम आपने क्या सुन लिया, सह्याद्री, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कर्नाटका में केरला, हाँ, कर्नाटका में और केरल और तमिलनाडु में किस नाम से, नीलगिरी। उसके नीचे जाएंगे तो इसका नाम जो क्या हो जाएगा, अन्नामलाई हिल्स। उससे और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है वो किस नाम से जाने जाएंगे, अन्नामलाई हिल्स। और आपका, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, नीलगिरी में एक चोटी है, नीलगिरी में एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा, डोडा बेटा। टोडा ट्राइब याद रखेंगे और डोडा बेटा याद रखेंगे, है ना। डोडा बेटा, ये जो डोडा बेटा है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। या फिर आपका नीलगिरी में जो एक हाई, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी में जो आपका सबसे ऊंची पर्वत है वो क्या है, डोडा बेटा। नीचे की तरफ जाएंगे अन्नामलाई हिल्स मिलेगा, अन्नामलाई हिल्स में आपको एक पर्वत मिलेगा अनईमुड़ी, अन्नामलाई हिल्स में आपको एक पर्वत मिलेगा अनईमुड़ी। और ये अनईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आपके विंध्याचल और सतपुरा है ना, विंध्याचल और सतपुरा से नीचे की तरफ जब आएंगे, पेनिनसुला इंडिया, पराद्वीपीय भारत आएगा, दक्षिण भारत आएगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो बोली जाएगी। तो आंसर क्या होगा, अनईमुड़ी। कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, या तो वेस्टर्न घाट बोलोगे, या क्या बोलोगे, अन्नामलाई हिल्स का हिस्सा है अनईमुड़ी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, किसका हिस्सा, नीलगिरी का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी, किसका हिस्सा, अन्नामलाई हिल्स का हिस्सा है। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं तो यही पश्चिमी घाट जो है वो कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से फेमस हैं। अब देखो, कार्डमम, इलायची, इलायची का आ जाएगा, मसाले वसाले से आ जाएंगे। तो भारत में मसाले वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, सर केरला में। आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा मसाले के व्यापार के लिए इंडिया आया था। किधर आया था, कैलीकट आया था। कैलीकट कहाँ पे, केरला में आया था। तो केरला में जो पर्वत श्रृंखला मिलती हैं जो मसालों के लिए फेमस हैं, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स हैं, जो आपका केरला में मसालों के लिए फेमस होंगी। भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, इंडिया की सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज जो है वो क्या है, सर कार्डमम हिल्स है, जो इंडिया की सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, कार्डमम हिल्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, है ना। ये तो हमने क्या देख लिया, आपका
वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो हमने देखा। पश्चिमी घाट, पूरे ही पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रचलित है ना। बायोडाइवर्सिटी रिच वाले एरिया होंगे आपके पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। यहाँ से हवा आती है, मानसून पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे समझेंगे। अभी बस ये याद रखना कि ये कॉन्टिन्यू है ना। पलक्कड़ गैप इधर मिलता है, यहाँ पे जो ये गैप मिल रहे हैं ना, इसे पलक्कड़ गैप बोलते हैं। पलक्कड़ गैप यहाँ पे आपको पश्चिमी घाटों में मिलता है, जिसे हम आपका क्या बोल देते थे, हम आपने देखा था ना, नॉर्थ में पढ़ा था, उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदानों में आपने दर्रे पढ़े थे, है ना, दर्रे पढ़े थे आपने, बहुत सारे बुर्जला, खारदुंगला, खारदुंगला पासेस पढ़े थे। ऐसे ही पलक्कड़ गैप जो है वो आपका एक पास है, इसमें वेस्टर्न घाट में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इधर ईस्टर्न घाट की तरफ आ जाएं। ईस्टर्न घाट आपके क्या है, लगातार नहीं है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस थे। ठीक है, चलो अब ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हाइट है, कंपैरिजन में थोड़ी सी हाइट जो है वो कम है। ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिंदागढ़ा पीक, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिंदागढ़ा पीक। जिंदागढ़ा पीक जिसे हम अरमा कोंडा के नाम से भी जानते हैं, जिंदागढ़ा पीक जिसे हम सीतामा कोंडा के नाम से भी जानते हैं, है ना। कौन से राज्य में आएगी, आंध्र प्रदेश में आएगी। विशाखापट्टनम आपने सुना होगा, विशाखापट्टनम के पास है डॉल्फिन हिल्स। विशाखापट्टनम के जस्ट पास जो है वो डॉल्फिन हिल्स है, और डॉल्फिन हिल्स से थोड़ा सा दूर है आपका आंध्र प्रदेश की तरफ ही जिंदागढ़ा पीक या सीतामा कोंडा, अरमा कोंडा पीक, जो पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है या दूसरी सबसे प्रचलित चोटी पूछा जाता है तो महेंद्रगिरी करके आ जाता है। महेंद्रगिरी आपका 1500 मीटर के करीब दिख जाता है, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका कहाँ सिचुएटेड है, जो उड़ीसा की तरफ सिचुएटेड है। तो दो चोटियां याद रखेंगे ईस्टर्न घाट से, कौन कौन सी, जिंदागढ़ा, सीतामा कोंडा या अरमा कोंडा, एक ही नाम है, ये एक ही पर्वत के आपके दो तीन नाम है। तो वो सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका, महेंद्रगिरी, कहाँ है, उड़ीसा में। जिंदागढ़ा कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। और कह सकते हो कि आपका ज़्यादा दूर नहीं है ये, कहाँ से, विशाखापट्टनम से। ठीक है, चलो अब ईस्टर्न घाट जो है ना, ईस्टर्न घाट के कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो ईस्टर्न घाट का हिस्सा हैं। जैसे इधर दिख रहा है आपको नल्लामला हिल्स, है ना, नल्लामला हिल्स या नल्लामलाई हिल्स करके दिख रहा है, किसका हिस्सा, ईस्टर्न घाट का, आंध्र प्रदेश की तरफ। तमिलनाडु की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे दिख रही है नल्लामला और जावड़ी और शेवरॉय हिल्स, ये तमिलनाडु में आ जाएंगी। जावड़ी और शेवरॉय हिल्स एनसीईआरटी में भी दे रखा है बेटा, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम ऐसे ही दे रखा है। नल्लामला हिल्स, जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, ये पूछा है कि ये किसका हिस्सा है, एनसीईआरटी में मैप में दे रखा है। तो क्वेश्चन आता है, याद रखना एनसीईआरटी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखती है, तो उसमें जो डाटा होगा ना वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका जिंदागढ़ा पीक या फिर आपका जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, नल्लामला हिल्स किसका हिस्सा है, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है ये। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो हमने यहाँ पे देखे, मैप पे देखे। यही चीज़ें हम पॉइंट फॉर्म में उधर देख लेते हैं, आपका स्लाइड्स पे देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में किस नाम से जाने जाएंगे, सह्याद्री, और महाराष्ट्र में सह्याद्री का ही हिस्सा है क्या आपका, खंडाला। खंडाला एक हिल स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी पूर्व और पश्चिम को मिलाते हैं, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में आता है आपका। भारत की दूसरी सबसे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा, 2637 मीटर दे रखा है आपको, 2637 मीटर दे रखा है, 2637 मीटर दे रखा है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसका पार्ट है, नीलगिरी का, है ना। एक क्या होगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में घोषित किया गया। टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति जो आपका बहुपति प्रथा के लिए प्रचलित है, यहाँ पे दे रखा है आपको, किस में, यहाँ पे दे रखा है आपको नीलगिरी में। दक्षिण की ओर जाएंगे, अनामलाई हिल्स है। अनामलाई हिल्स की जो ऊंची चोटी है वो क्या है, अनईमुड़ी, और अनईमुड़ी 2695 मीटर। कुछ कुछ बुक में 2696 दे रखा होगा और किसी में 2697 दे रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपसे सिंपल पूछेगा सबसे ऊंची चोटी, आंसर क्या होगा, अनईमुड़ी। किसका हिस्सा, आपका
अन्नामलाई हिल्स का। अन्नामलाई हिल्स किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। इतना ही पूछेगा। कौन से राज्य में आएगा? केरल में आ जाएगा, और केरल तमिलनाडु में हम इसे बोलते हैं। ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणी हिस्सा, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ दे रखा है ना। किसके लिए प्रचलित हैं? सर मसालों के उत्पादन के लिए प्रचलित हैं। मसाला वगैरह जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। रबर के लिए भी ये एरिया है, केरला में रबर भी आपका होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली याद रखेंगे क्या? मसालों का। ठीक है। ईस्टर्न घाट की अगर बात करी जाए तो ईस्टर्न घाट वाली चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी 1680 मीटर, अरमाकोंडा सीतामाकोंडा या जिंदागढ़ा पीक विशाखापट्टनम के पास है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो आपका 1501 मीटर है, जो उड़ीसा में आपका सिचुएटेड है ना। शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स तमिलनाडु में, नल्लामलाई हिल्स जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में किसका हिस्सा है? ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। ईस्टर्न घाट लगातार नहीं है। ठीक है। तो ये हमने भारत के, दक्षिण भारत के जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ। तो दक्षिण भारत की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज थे वो आपके यही है ना। इसके अलावा कोई माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है। चलो अब प्लेट्यूज और देख लेते हैं, पठार और देख लेते हैं, है ना। भारत के जो प्रमुख पठार हैं, क्योंकि पेनिनसुला इंडिया, दक्षिण भारत जो है उसमें पठार ज़्यादा हैं। नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ इंडिया में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। दक्षिण भारत में पठार या प्लेट्यूज ज़्यादा हैं। अब देखो प्लेट्यू की बात करूं, है ना, पठारों की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पठार हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पठार हम देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार डेक्कन प्लेट्यू, भारत का सबसे बड़ा पठार, दक्षिण का पठार डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पठार है। सर कितना बड़ा है डेक्कन प्लेट्यू, है ना, एक अंदाज़ा दो कि सर डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लगभग कितना बड़ा है। अब डेक्कन प्लेट्यू कितना बड़ा है कि बेटा भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का टोटल एरिया जो है वो कितना एरिया आपको मिलता है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और उस 32 लाख में से 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अब देखो 32 टोटल है, उसका 1/6 कर देंगे, है ना, तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एरिया है कि 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बेटा बहुत बड़ा एरिया होता है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका इंडिया का सबसे बड़ा पठार क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। किस चीज़ के लिए फेमस है? सर काली मिट्टी के लिए, है ना। मैंने जब बताया था ना हिमालय बन रहा था, जब इंडिया, पेनिनसुला इंडिया मूव करके जा रहा था, अफ्रीका से अलग हो रहा था, तो वहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट आता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना, रीयूनियन हॉटस्पॉट आता है। हॉटस्पॉट होता है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, है ना, वॉल्केनो निकलते हैं। अब वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन इंडिया में भी हुआ, और वो वॉल्केनो का लावा इंडिया में जहाँ पर फैल गया, वो एरिया पूरा कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू। और क्योंकि वहाँ से आगे बढ़ गए, उसके बाद कभी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुए, तो वो आपका धीमे धीमे जो लावा फैला वो टूट टूट के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लावा से जो मिट्टी बनती है, हम जब सॉइल पढ़ेंगे तो इस चीज़ को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो सॉइल आपका कौन सी सॉइल होती है, क्या उसका यूज़ होता है। लेकिन अभी हम यह देखते हैं कि उस सॉइल से जो एरिया बना वो क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी सॉइल के लिए फेमस है? सर काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है आपका डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। और ये जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी फेमस होती है कॉटन के लिए। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए आपका प्रचलित होती है, गन्ने वगैरह की भी खेती हो जाती है इसमें, या मूंगफली वगैरह वाला जो ये होता है, ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं ब्लैक सॉइल में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार डेक्कन प्लेट्यू। इसी के बराबर में यहाँ पे दिख रहा है आपको मालवा प्लेट्यू, इसी के बराबर में आपको दिख रहा है मालवा प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो, मालवा के राजा, मेवाड़ के राजा, है ना। तो मेवाड़, मालवा, ये वाले जो एरिया सुनते हो ना, मारवाड़, मेवाड़, है ना, ये आपका मालवा प्लेट्यू वाला एरिया है। ये भी आपका ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, ये भी आपका काली मिट्टी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे भी आपका कपास जो होगा वो अच्छा खासा कपास का प्रोडक्शन होगा, कॉपर बोल रहा हूँ मैं, कॉटन का प्रोडक्शन होगा इसी वजह से। अब देखो ये पूरा एरिया दिख रहा है, इसके आसपास यहाँ पे आपको सूरत दिख जाएगा, इसके आसपास यहाँ पे मैप में देखोगे तो आपको सूरत दिख जाएगा, है ना। तो सूरत जो है नर्मदा से थोड़ा सा नीचे है, नर्मदा नदी यहाँ पे आएगी, और नर्मदा के पास थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको
सूरत दिखेगा। अब देखो ये दिख रहा है आपको, कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन होगा तो कॉटन जो है उसकी टेक्सटाइल, उसे आपका कपड़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो इंडिया में कॉटन का सबसे, इंडिया में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा आपका एरिया कौन सा है? तो आपने देखा होगा सूरत, सूरत टेक्सटाइल के लिए फेमस है ना। या अहमदाबाद जो है वो टेक्सटाइल के लिए फेमस है। अहमदाबाद को बोला भी जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बोलते क्यों हैं? क्योंकि मैनचेस्टर ब्रिटेन में था। ब्रिटेन बोल रहा हूँ मैं, मैनचेस्टर आपका कहाँ पे था? यूरोप में था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका वो कपास का या बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था आपका मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए फेमस था। और इंडिया में टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए जो फेमस रहेगा वो सूरत और अहमदाबाद वाला एरिया रहेगा। रीज़न आपको दिख रहा है। और ये पूरा एरिया मराठाओं के पास था। ये पूरा एरिया पे जो कंट्रोल करते थे वो मराठा कंट्रोल किया करते थे। इसी वजह से मराठाओं को, शिवाजी को, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड को हरा के ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? मराठाओं से ये एरिया कैप्चर कर लिया था, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें कपास मिल सके, उन्हें कॉटन रॉ मटेरियल मिल सके। इस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। तो समझ में आया? मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू क्यों फेमस है? सर ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन होता है, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ एरिया देखते हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड दिख रहा है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू। बुंदेलखंड का प्लेट्यू बारिश बहुत कम होती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बारिश वगैरह जो है वो बहुत कम होती है। किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों की आत्महत्या की जो खबरें आप सुनते हो ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू से सुनते हो। आप खेती पर निर्भर नहीं रह सकते हो, क्योंकि बारिश कम होगी, फसलें अच्छी नहीं होंगी, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इंडिया में कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, बुंदेलखंड के नीचे ही यहाँ पे दिख रहा है आपको बघेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड के नीचे ही आपको दिख रहा है बघेलखंड प्लेट्यू। ये जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, लिखते जाना, नोट करते जाना, तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। और कॉपी पेन पे ही नोट्स बनाना बेटा, हर चीज़ स्क्रीनशॉट से नहीं हो पाएगी। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाना। तो बघेलखंड का प्लेट्यू, ये जो बघेलखंड का प्लेट्यू है ना, आपने सुना होगा इंडिया में डायमंड निकलता है। इंडिया में जो हीरे जवाहरात हैं, सोना जो है और जो आपका हीरा है, इंडिया में हीरा निकलता है। इंडिया में हीरा जो निकलता है वो कौन से पठार से निकलता है? कौन से प्लेट्यू से निकलता है? आंसर क्या होगा? बघेलखंड। बघेलखंड में कौन सी खदान से निकलता है? कौन सी माइन से निकलता है? तो माइन का नाम क्या है? पन्ना। वो माइन का नाम क्या है? पन्ना। पन्ना माइन से निकलता है आपका हीरा। या फिर आपने प्रेमचंद्र की कहानियां सुनी होंगे ना, प्रेमचंद्र की कहानियों में दो बैल हुआ करते थे, हीरा पन्ना। तो बस वो हीरा पन्ना याद रहेगा। तो आपको याद रहेगा पन्ना माइन से हीरा निकलता है। और पन्ना माइन कहाँ पर है आपका? बघेलखंड के पठार, बघेलखंड प्लेट्यू में है आपकी पन्ना माइन। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ याद रही। उसके बाद यहाँ पे आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आते हैं क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। अभी जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, भारत में खनिज यानी कि मिनरल्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो प्लेट्यू है वो कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड वाला एरिया आ गया, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ गया, उसमें आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज के लिए सबसे समृद्ध जो है, रिचेस्ट प्लेट्यू इन टर्म्स ऑफ मिनरल जो है इंडिया में, वो क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। कोल निकलता है, आयरन निकलता है, कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो कोल के जो सबसे ज़्यादा माइन वगैरह हैं वो कहाँ हैं? झारखंड में हैं। आयरन, इसी वजह से अब देखो यहाँ से कोल निकलता है, आयरन निकलता है। तो कोल और आयरन की फैक्ट्रीज आपको जो देखने को मिलती हैं, धनबाद के आसपास हैं, बोकारो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है। ये कौन से एरिया के आसपास है? इसी के आसपास है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के जो प्लांट आपको दिखते हैं इसी के आसपास आपको दिखते हैं। रीज़न आपको दिखता है क्यों? छोटा नागपुर प्लेट्यू किसके लिए फेमस है सर? आयरन और कोल जैसे मिनरल्स जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड वाले एरिया में आता है, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, कुछ एरिया आपका एमपी वगैरह में चला जाएगा, है ना। तो ये कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। मिनरल्स के टर्म में सबसे रिचेस्ट प्लेट्यू है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला दे रखा है, मैं ये वाला बता देता हूँ पहले। ये है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना प्लेट्यू। ये दे रखा है आपको तेलंगाना का पठार, तेलंगाना प्लेट्यू। आपने तेलंगाना प्लेट्यू जो है ना,
आपने सुना था कोहिनूर? आपने सुना था कोहिनूर? दुनिया का नेचुरली निकला हुआ सबसे बड़ा हीरा क्या है? कोहिनूर का हीरा है, जो दुनिया में अब तक जितने भी नेचुरली डायमंड निकले हैं उनमें सबसे बड़ा है ना। वारंगल के राजा से लेके आए थे, कौन लेके आए थे? मलिक काफूर लेके आए थे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, वो लेके आए थे। प्रताप रुद्रदेव को हरा के कोहिनूर जीता था वारंगल के राजा से, है ना। तो कोहिनूर कौन सी माइन से निकला था, कौन सी खदान से निकला था? तो बोला जाता है सर गोलकोंडा की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा। और वो गोलकोंडा की खदान जो थी, गोलकोंडा माइन जो थी, वो कौन से पठार में थी? तेलंगाना के पठार में थी आपका गोलकोंडा माइन। ठीक है, चलो यहाँ तक ये समझ में आए। कर्नाटका प्लेट्यू आयरन आपका KGF सुना होगा, है ना। कोलार गोल्ड फील्ड करके सुना होगा। तो KGF कोल के लिए और आपका गोल्ड के लिए, ये आपका कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो फेमस है। याद रखेंगे, कर्नाटका प्लेट्यू गोल्ड और गोल्ड के लिए फेमस है। कोयला भी निकलता है और सोना भी निकलता है। KGF आपने सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। चलो एक प्लेट्यू आपका, दो प्लेट्यू रह गए, एक प्लेट्यू रह गया दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू, है ना, जो कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो बेटा, है ना। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जो है वो दंडकारण्य प्लेट्यू में है। ये आता है नक्सलवादी क्षेत्र में। ये जो प्लेट्यू है वो आता है आपका नक्सलाइट एरिया में। नक्सलवाद, नक्सल, नक्सलवाद, ठीक है। नक्सलवाद की छोटी सी कहानी सुनना। किसान हुआ करते थे, किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ा जिले में। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ा एक जिला है जहाँ पे किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन बाद में आंदोलनकारियों ने क्या किया? आंदोलनकारियों ने हथियार उठा लिए। आंदोलनकारियों ने हथियार उठा लिए और वो हथियार उठा के वो धीमे धीमे सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया। और वही लोग जो उस आइडियोलॉजी को या उस सिस्टम को अभी भी फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नक्सलवादी। तो नक्सलवादी कहीं दूसरे देश से नहीं आए, नक्सलवादी पाकिस्तान से नहीं आए, नक्सलवादी किसी और दूसरे देश से नहीं आए, नक्सलवादी आतंकवादी वाले संगठनों से नहीं मिले हुए हैं। नक्सलवाद अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की एक समस्या है। नक्सलवाद, नक्सलवाद किसके खिलाफ है? भारत सरकार के खिलाफ है नक्सलवाद। ऐसे ऐसे फनी केसेस देखने को मिलते हैं नक्सलवाद में। फनी बोल लूं या मैं एक अजीब से केसेस बोल लूं कि अगर आप बस से जा रहे हो, एक सरकारी बस से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपसे उनकी कोई लड़ाई नहीं है, तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सिंपल बोलेंगे कि सर बस सरकारी है, आप उतर जाओ, आप टूरिस्ट हो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप उतर जाओ, बस सरकारी है, हम सरकार के खिलाफ है तो हम उस बस को जला देंगे। समझ में आया? या फिर आप सरकारी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो आपसे लड़ जाएंगे, आपको मार देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप आम आदमी हो तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक डिफरेंस समझ रहे हो कि वो सरकार के खिलाफ हैं तो सरकारी चीज़ों को, सरकारी तंत्र को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये है नक्सलवाद। और नक्सलवाद आपको जिस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। और दंतेवाड़ा कौन से पठार पे है? दंडकारण्य प्लेट्यू। तो रेड कॉरिडोर बोला जाता है, नक्सल प्रभावी क्षेत्र बोला जाता है दंतेवाड़ा या दंडकारण्य का पठार। और देखो इधर आपको ये मिल रहा है शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग का पठार, है ना। इधर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जैंतिया। जैसे मैंने बताया वैसे ही हैं, गारो, खासी और जैंतिया, है ना। क्या बताया? पश्चिम से पूरब की ओर, सबसे पश्चिम में गारो, मिडिल में खासी और सबसे पूरब की ओर जैंतिया। ऐसे ही ये 3 पर्वत हैं जो कहाँ पे हैं? शिलोंग के पठार पे। शिलोंग का पठार पेनिनसुला इंडिया का ही पार्ट है। मैंने बताया था ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुला इंडिया, प्राद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है शिलोंग का पठार। गारो, खासी, जैंतिया वाला जो हिस्सा है, गारो, खासी, जैंतिया की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो शिलोंग प्लेट्यू पे आती हैं। और वो शिलोंग प्लेट्यू दक्षिण भारत का, पेनिनसुला इंडिया, प्राद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है।
और यही इन्हीं तीनों में से जो खासी पर्वत श्रृंखला है, खासी हिल्स जो है, वहां पे भारत में सबसे, अब देखो ये दिख रहा है आपको, शिलोंग, मेघालय, मेघालय प्लेट्यू बोल दूं, शिलोंग प्लेट्यू बोल दूं, तो आपको भारत में मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है? मौसिन राम में होती है। 1180 सेंटीमीटर, 1180 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कहाँ पे रिकॉर्ड की गई? मौसिन राम पे। मौसिन राम कौन से पर्वत पे सिचुएटेड है? खासी हिल्स पे। दूसरे नंबर पे चेरापूंजी आता है, 1175 सेंटीमीटर, 1175 सेंटीमीटर चेरापूंजी। चेरापूंजी कौन सी पर्वत श्रृंखला पे या कौन से पर्वतों पे आता है? खासी हिल्स पे। किसका हिस्सा? दक्षिण भारत का शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे। रेट माइनिंग होता है ना। रेट माइनिंग क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं ना, लोकल लोग, वो जाते हैं, घुसते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वहां से माइन या कोल वगैरह जो होता है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो रेट माइनिंग समस्या होता है। रेट माइनिंग समस्या क्यों होता है? सेफ्टी नहीं होती है। आप माइन में अंदर जा रहे हो, वहाँ पे कार्बन गैस निकल आई, मर जाओगे, है ना, क्योंकि आप पे इक्विपमेंट तो है नहीं है, आप जाओगे, मर जाओगे, नुकसान हो जाएगा आपको, तो आपको दिक्कत होगी। कई बार माइन कोलैप्स कर जाती है, आप अंदर घुसे, माइन जो है वो आपका टूट गई, आप अंदर जो है आपको नुकसान हो जाएगा। तो रेट माइनिंग इलीगल है, रेट माइनिंग लीगल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी वजह से भी उसे इलीगल घोषित कर रही है कि सिर्फ सारा कोल मैं ही निकाल लूं, लेकिन बेटा आप ये भी तो देखो ना कि आपकी सेफ्टी को भी तो ध्यान में रखा जा रहा है। तो रेट माइनिंग जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कौन से पठार पे देखने को मिलती है? वो आपको शिलोंग प्लेट्यू जो है, मेघालय प्लेट्यू जो है, उस पर आपको रेट माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रेट माइनिंग जो इलीगल है, वो समस्या आपको ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है? सर शिलोंग के पठार पे, शिलोंग प्लेट्यू में हमें रेट माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो ये भारत के इंपॉर्टेंट पठार थे। दक्षिण भारत की जो इंपॉर्टेंट चोटियाँ वगैरह थी, माउंटेन पीक्स वगैरह जो थे, माउंटेन रेंज वगैरह थे, वो हमने सारे देखे, है ना। तो एक बार मैं ये आपको कुछ पॉइंट मैंने स्लाइड पे लिखे हैं, सारे पॉइंट स्लाइड पे नहीं लिखे हैं, पहले बता दे रहा हूँ। इस वजह से वीडियो को ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो और प्रॉपर नोट्स बनाते जाया करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डेक्कन प्लेट्यू 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, काली मिट्टी के लिए फेमस है, जो आपका कॉटन, मूंगफली, शुगर केन वगैरह के लिए फेमस है ना। उसके बाद आपका मालवा प्लेट्यू, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के आसपास है, गुजरात में भी आता है, ब्लैक सॉइल, कॉटन या बाकी चीज़ों के लिए फेमस है। झारखंड में आता है छोटा नागपुर का पठार, जो आपका क्या है? मिनरल रिच, भारत का सबसे ज़्यादा खनिज में जो समृद्ध प्लेट्यू है वो कौन सा है? आपका छोटा नागपुर। और इधर शिलोंग प्लेट्यू आपका जो पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में, वो कहाँ पे है? शिलोंग के पठार या चेरापूंजी जो है वो कहाँ है? शिलोंग के पठार में भी। गारो, खासी, जैंतिया, 3 हिल दे रखे हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये क्या है? खासी हिल्स पे आपका सिचुएटेड है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई थी वो आपका नोट डाउन कर लेना, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये आपको चीज़ें हैं। यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।